हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अजित कुमार श्रीवास्तव। आज 11th क्लास के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। आज का टॉपिक है आप लोगों का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन एक रिएक्शन में ही होता है। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो होता है वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के नियम के अंतर्गत ही आता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कितने लॉ होते हैं इसका, केमिकल कॉम्बिनेशन का। वैसे आप लोगों को बता दें कि ये लॉ जो है आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लॉ पढ़े होंगे, 9th और 10th में पढ़े होंगे, तो कुछ ही लॉ है जो पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे 5 लॉ पढ़ना होता है और इन 5 लॉ में से सभी जो लॉ है किसी न किसी रिएक्शन को फॉलो करता है। मतलब कि कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो इन 5 लॉ को फॉलो नहीं करता हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि 5 लॉ एक साथ एक ही रिएक्शन में आते हैं, लेकिन कोई एक रिएक्शन किसी एक लॉ को जरूर फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं कि लॉ है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉपी और कलम निकाल लीजिए आप लोग। लंबा है ये, 5 मैं आज एक लेक्चर में नहीं पढ़ा पाऊंगा, कम से कम 3 मैं इस लेक्चर में दूंगा आप लोगों को, चूंकि लंबा हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और जानते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका कहता है, डिफिनेशन इसको पहले मैं देखता हूं क्या कहता है। डिफिनेशन कहता है कि द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अंडर some certain law. This law known as law of chemical combination। मतलब कि कोई भी रिएक्शन है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है किसी न किसी नियम के थ्रू ही बनाया जाता है, और वो जो निश्चित नियम है, जो सर्टेन लॉ काम करता है उसके पीछे, वही सर्टेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनमें से पहला टाइप हम लोग जानेंगे। 5 जो लॉ है उनमें से पहला लॉ क्या है? इनका लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जो वैसे लॉ जिसमें मास जो है ना कंजर्वेशन हो, मतलब निश्चित हो। इस लॉ को प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट है, जो प्रपोज किए थे, जो साइंटिस्ट इसको बताए थे, प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेववाइजर। ये 1789 में इन्होंने ये लॉ को दिया था। ठीक है, क्या लॉ दिया था आइए देखते हैं। इनके द्वारा कहना था कि मैटर कैन neither be created nor be destroyed। neither be created nor be destroyed। मतलब इनका कहना था कि कोई भी मैटर है, अगर किसी रिएक्शन में आप रिएक्टेंट में लेते हो, न तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि ना ही आप उसमें बढ़ा सकते हो और ना ही उसमें घटा सकते हो। मतलब कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल वो मास होगा जो मास होगा। वैसे में मैं मैटर का बात किया हूं यहाँ पे डिफिनेशन में, और मैं चर्चा कर रहा हूं मास का। तो मैटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। जिससे में आपने डिफिनेशन पढ़ा है मैटर का, क्या पढ़े हो? मैटर क्या होता है? एनीथिंग्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स, anything present in universe occupied mass and volume known as matter।
तो मास ही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैटर का। तो इनका यही कहना था कि कोई भी सबस्टांस अगर लेते हो, मान लो कि मैं यहाँ पे एक रिएक्टेंट लेता हूँ ए और बी, और दोनों मिलकर हम लोग यहाँ पे 2C एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनका कहना है कि ये दोनों जब एक रिएक्टेंट का पार्ट है और ये आपका जो है प्रोडक्ट का पार्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का पार्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो इनका ये कहना था मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इनका यह कहना था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है वो बिल्कुल बराबर होगा, वो किसी भी मतलब दशा में किसी भी कारण से वो बदला नहीं जा सकता है। हर दशा में हर रिएक्शन में ये हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, मैं आगे और एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक और एग्जांपल यहां पे आप लोग देख लें। तो मान लीजिए कि H2 प्लस Cl2 लेते हैं और 2HCl बनाते हैं, तो इसमें रिएक्टेंट जो है H2 और Cl2 है। तो H2 का मास कितना होगा बाबू? 2 होगा, और क्लोरीन का मास हो जाएगा 35 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 2 प्लस यहां हो जाएगा 71। ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 73 आएगा। यहां देखते हैं, ये तो हो गया रिएक्टेंट का मास। प्रोडक्ट में आते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 35.5, 2 इंटू 36.5 इज इक्वल टू 73। ये प्रोडक्ट का मास हो गया। तो मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज बी इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बिल्कुल बराबर होगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं। AgNO3 को रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaCl से, और प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे Na1Na3 प्लस AgCl। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट में है सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और बनाता है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। यहां पे मान लो कि ये गिवन हो, दिया गया हो, इसका वैल्यू 4.74 ग्राम है, और यहां पे है 7.40 ग्राम, और यहां पे है 13.20 ग्राम। ये मान लो कि तुमको एक वैल्यू है, और तब कहता है कि कैलकुलेट दिस, तो आप इसको कैलकुलेट करना है। तो लेट हम यहां मान लेते हैं कि इसका मास जो है x ग्राम है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ के अनुसार चलेंगे। x प्लस 4.74 इज इक्वल टू 4.74 इज इक्वल टू 7.40 प्लस 13.20। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, मिला लीजिए आप लोग। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 4.74 इज इक्वल टू, आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे 0 और 6, ठीक है, 0 और 2, यानी कि ये वैल्यू जो आया 20.60। तो x इज इक्वल टू 20.60 माइनस 4.74। इसको आप जब घटाओगे तो वैल्यू कितना आएगा? तो घटाने के बाद से आपका वैल्यू आएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 5, 15 में से 7 गया 8, और ये बच गया 9 में से 4 गया 5, यानी कि 15.86 वैल्यू हो गया किसका? AgNO3 का। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप लोग इस पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लॉ को बताएंगे। आप लोग नोट कर लो तुरंत, ओके। चलिए आप देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर लॉ क्या कहता है। सेकेंड नंबर लॉ को जानते हैं।
आइए जानते हैं क्या कहता है सेकेंड नंबर का। चलिए, आप लोग अपने यूज में बहुत सारे कंपाउंड्स लाते होंगे, जिसमें वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, है ना। इसके बाद से मैंने वाटर को तो जनरली हम लोग यूज में ज़्यादा लाते हैं। मिट्टी का फॉर्मूला होता है SiO2, इसको भी लाते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर को बहुत ही नज़दीक से हम लोग जानते हैं, H2O बहुत समझते हैं, सारे स्टूडेंट जानते हैं इसको। तो वाटर का कभी भी आप देखिए हो कि कहीं से अगर वाटर आप कलेक्ट करते हो, है ना, कुआं से, नदी से, तालाब से, है ना, क्या किसी कंपाउंड को जलाने पर भी वाटर मिलता है, तो कहीं से वाटर मिलता है, उसमें हर दशा में उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा 1:8 रहेगा। और साथ ही उनमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। तो किसी भी प्रकार से ये बिल्कुल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग जानते हैं, क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। किसने प्रपोज किया, ये सब जानेंगे हम लोग। हम लोग सब देखेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा लाइट कट गया था। आइए जानते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। इसको प्रपोज कौन किया, पहले प्रपोज किया इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को J.L. प्राउस्ट। J.L. प्राउस्ट बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे और बहुत ही टिपिकल पॉइंट्स को इन्होंने चर्चा किया था। 1799 में इन्होंने ये दिया था। क्या है लॉ, इनके द्वारा क्या कहा गया लॉ के बारे में? कहा गया है कि ए केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ठीक है, द सेम एलिमेंट्स, मतलब हमेशा ही सेम एलिमेंट ही रखता, सेम एलिमेंट्स, ठीक है। कंबाइन, और ये जो कंबाइन होता है ना, कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो, मतलब हमेशा जो एलिमेंट, जो फिक्स्ड एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट्स होता है, और कंबाइन भी करता है तो फिक्स्ड रेशियो, और ये बाय मास। एक और चीज इसमें आता है कि वाट एवर which is found any sources, क्यों नहीं आप उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। मतलब कि सिंपल से ये लॉ है, बहुत ही क्विक लॉ है। कहता है कि ये केमिकल कंपाउंड, एक छोटा सा कंपाउंड जो वाटर मैंने बताया था, उसको उसमें कंटेन सेम एलिमेंट्स, उसमें हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा किसी भी दशा में। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह जितने भी आप कंपाउंड देखते हो, जो एलिमेंट्स होता है बिल्कुल फिक्स्ड होता है, राइट। साथ ही अब एक और चीज जानते हैं, कहता है कि जो कंबाइंड टुगेदर, आपस में जो कंबाइंड करेंगे तो उनका जो रेशियो होगा बिल्कुल फिक्स्ड होगा, ठीक है, बाय मास। फिर कहता है व्हाट एवर, मतलब चाहे आप किसी भी स्रोत से क्यों नहीं प्राप्त करें, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के रूप में वाटर ही लेते हैं, और इस वाटर को आप रेन वाटर, मतलब वर्षा के पानी से लें, रिवर वाटर, है ना, फिर आप सी वाटर लो या वेल वाटर लो, या कल नल टैप वाटर कहते हैं उसको लो, है ना। किसी भी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पर भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वहां से भी वाटर ले सकते हो। किसी भी दशा में किसी भी स्रोत से प्राप्त करते हो, प्रत्येक स्रोत से वाटर का जो रेशियो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 होगा। तो यही साबित करना हमको।
यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 2:16, मतलब हाइड्रोजन का भार 1 होता है तो 2 हो गया और ऑक्सीजन का भार 16 हो जाता है। मैंने बताया था पिछले सेकंड लेक्चर में सब मैंने बताया था। फर्स्ट लेक्चर में एटॉमिक मास बताया गया था। तो ये आपका आ जाएगा 1:8। चलिए CO2 में चर्चा कर रहा था उसको भी देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12 बाय मास लेना, ऑक्सीजन का 2 है तो 32, 4 से डिवाइड होगा दोनों, 4 3 12, 4 8 32। तो ये फिक्स रेशियो 3:8, 3:8 जो किसी भी दशा में हमेशा यही रहेगा। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, है ना। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे ये मतलब होगा, इसका न्यूमेरिकल क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि एक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए कि आयरन ऑक्साइड लेते हैं। तो आयरन के 2 आयंस होते हैं, एक होता है +2 और एक होता है +3। इसका नाम आप लोगों को पता है, चलिए बताते हैं। इसका नाम है फेरस आयन और इसका नाम है फेरिक आयन। फेरस आयन और फेरिक आयन। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला फेरस आयन है कि फेरिक आयन है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल बनता है कि एक्सपेरिमेंटली हम काम करते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे देते हैं आप लोगों को, और एक्सपेरिमेंट कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में कहता है कि मान लो कि यहां पे गिवन रहेगा बाबू, कभी भी गिवन आयरन ऑक्साइड दिया हुआ पहला 2 आयरन ऑक्साइड फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है ये दे रहा है आपका 2.4 ग्राम, 2.4। और यहां पे आयरन जो है ये दे रहा है आपका 1.68 ग्राम। और फिर से यहां पे दिया है, थोड़ा सा हम दूरी लिखते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है। एक्सपेरिमेंट सेकंड में गिवन है यहां पे आयरन ऑक्साइड 2.9 ग्राम और यहां आयरन है 2.03 ग्राम। तो हम लोग ये जानेंगे कि इसमें दोनों का क्या रेशियो, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट से हमने आयरन ऑक्साइड प्राप्त किया, क्या दोनों ही रेशियो में आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बराबर है? अगर बराबर है तो ये इलिस्ट्रेट करता, मतलब पालन करता है इस लॉ को। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए देखते हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन जो होगा, ये ऑक्सीजन का भार क्या आएगा यहां पे आएगा 2.4 माइनस 1.68, यानी कि ये आ जाएगा घटाने पर आपका 0.7, यहां पे आ गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि 7। ठीक है, तो 0.72। और अब हम लोग देखेंगे तो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो, आयरन कितना बाबू 1.68, 0.72, 0.72, 10 में 60 हो गया, 2 3 बच गया, 3 13 13 7 14। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा ये देखा गया है कि ये रेशियो आ रहा है 2.33:1, 2.33, मतलब कि 1.68 में आपको मैं बता दूं कैसे आया। इसको 1.68 डिवाइड बाय 0.72 आएगा 2.33। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2.33:1। ये एक रेशियो आया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में। हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? आयरन ऑक्साइड का 2.33:1। आइए यहां देखते हैं। यहां पे आपका ऑक्सीजन जो है क्या आएगा 2.9 माइनस 2.03, हम घटाएंगे तो 7 8 यानी कि 0.87 आएगा।
तो अब ये 0.87 को यहां पे निकालते हैं बाबू, Fe और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। तो आयरन कितना बाबू यहाँ पे 2.03 और ऑक्सीजन हमारा क्या है 0.87। चलिए इसको थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, यहां भी मैं उसी तरह बनाऊंगा डिवाइड करके, तो यहां भी सेम आएगा 2.33:1। तो क्या देखा गया, दोनों ही एक्सपेरिमेंट से आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल बराबर है। इसलिए ये न्यूमेरिकल्स जो है, ये जो डाटा है, ये इलिस्ट्रेट करता है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पालन करता है, राइट। तो ये सेकंड लॉ था, उसका एक मैंने न्यूमेरिकल्स ही बनाया, तो आप इसको नोट कर सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट लॉ, यानी कि लॉ नंबर 3। तो तीसरा लॉ जो कहता है इसमें, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है थोड़ा सा जानते हैं, इसका डिफिनेशन देते हैं हम लोग। डिफिनेशन कहता है कि इफ व्हेन से लीजिए, व्हेन टू elements combine to each other when two elements combine to each other to form two or more compounds in which the different mass of one element different mass of one element, ठीक है, different mass of one element combine with fixed mass of other element which bear a simplest रेशियो। मतलब कहता है कि दो एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन होगा, उनमें से हो सकता है कि दो ही बनाए या दो से अधिक बना सकते हैं। मतलब टू एलिमेंट कंबाइन करेगा तो दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएगा। उनमें से एक का जो डिफरेंट मास रहेगा, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक का जो डिफरेंट मास होगा वो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन होगा, और जो डिफरेंट मास कंबाइन हो रहा है वो दिखाएगा, आपको बेयर करेगा, दिखाएगा एक सिंपलेस्ट रेशियो। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आइए इसको जानते हैं, बेहतरीन ढंग से जानेंगे क्या है ये, समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों से अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्या है बाबू, 12 और 16 है, ठीक है। तो इसका रेशियो फाइनली क्या निकलेगा, 4 से घटाइए, 4 3 12, 4 4 16। इसमें आइए कार्बन और ऑक्सीजन का क्या निकलेगा, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 32 हो गया, 4 3 12, 4 8 32। तो इनमें से एक का फिक्स्ड, देखिए कार्बन का फिक्स्ड है, आप समझिए बाबू, यहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन का यहां पे 3 है, यहां भी कार्बन का देखिए 3 है, लेकिन डिफरेंट मास कौन है, ऑक्सीजन। तो डिफरेंट मास जो होगा वो एक सिंपलेस्ट रेशियो शो करेगा। क्या सिंपलेस्ट रेशियो दिखाएगा ये, आइए देखते हैं। तो कार्बन का यहां 4 है, यहां 8 है,
तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका 4 और 8 हो गया, दैट मीन्स 1:2 हो गया। तो यह एक इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा, ठीक है।